हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अव्यय। और अव्यय का पिछली वीडियो में हमने पहला प्रकार पढ़ा था जिसमें हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अव्यय का दूसरा प्रकार। और अव्यय का दूसरा प्रकार जो है वो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध से क्या दर्शाता है? ये किसी रिलेशन को दर्शाएगा। संबंध का मतलब क्या होता है? किसी रिलेशन की बात करेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या बात की गई है इसमें, आइए एक एक कर अच्छे से इसकी शुरुआत कर। देखिए संबंध बोधक अव्यय, किसी किसी को ये नया लग रहा होगा लेकिन इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशन जरूर पढ़ा होगा। तो प्रीपोजिशन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। तो परिभाषा क्या कहते हैं? देखिए परिभाषा समझिए। सबसे पहले देखिए परिभाषा कहती है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बाकी के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, इसे समझिए। संबंध बोधक अव्यय शब्द प्राय क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के क्या होंगे? बाद में प्रयोग होंगे। क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे यह किताब मेज पर रख दो। क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल लिखा, यह किताब मेज पर रख दो। अब इसमें ध्यान देने वाली शब्द है, हमने क्या पढ़ा है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद में क्या होते हैं? प्रयुक्त का मतलब क्या है? प्रयोग होते हैं। तो देखिए अब जरा एग्जांपल देखिए, यह किताब मेज पर रख दो। तो मेज क्या है इसमें? ये मेज शब्द जो है वो क्या है? हमारी संज्ञा है। और संज्ञा के बाद क्या हुआ? प्रीपोजिशन यानी पर का यूज हुआ, जिसे इंग्लिश में ऑन भी बोलते हैं, पर। तो भाई संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा क्या होगी? मेज। और मेज के बाद किसका प्रयोग हुआ है? पर। तो रिलेशन को दर्शा रहा है ना ये, और संज्ञा सर्वनाम के बाद हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा कौन सा हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे यह राम की किताब है। क्या है? यह राम की किताब है। तो राम कौन हो गया यहाँ पर? राम कौन है? राम बोलोगे आप सर ये संज्ञा है ना? संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये किताब भी है। तो देखिए ये की जो शब्द दिखा रहा है ना, ऑफ, है ना? ऑफ पढ़ते हैं ना इंग्लिश में भी। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑफ। ये क्या हो गया? हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बाद में हुआ, सर्वनाम तो नहीं है। तो संज्ञा के बाद में जो यूज हुआ है वही क्या है? हमारा क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो प्रयोग होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा आपको समझ आई होगी। ठीक है, यह क्या दर्शाएगा आपका? संज्ञा सर्वनाम का क्या करते हैं? वाक्य से अन्य में भी क्या है? संबंध भी दर्शा सकते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है। तो संबंध बोधक अव्यय आपको समझ आ चुका होगा। अब आइए नजर डालते हैं कि सर ये बताइए, हम क्रिया पढ़ चुके हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बच्चे साथी जो है हमारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले संबंध बोधक के रूप में मैं आपको बताता हूं, फिर आपको क्रिया विशेषण के रूप में बताता हूं। क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? आपको ऐसे लगेंगे, जो क्या लगेंगे आपको? संबंध बोधक, और दूसरे आपको क्रिया भी लगेंगे, इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो दोनों में क्लियर कर लो। क्रिया विशेषण हमने पढ़ा हुआ है और संबंध बोधक अव्यय हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या होता है? तो देखिए संबंध बोधक के रूप में मैंने एक शब्द लिया। ये क्या है? ये शब्द है। यहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर शब्द लिखिए। शब्द मैंने लिया, जैसे शब्द मैंने लिया भीतर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कमरे के भीतर आइए। तो कमरे के भीतर है, यहाँ पर एक शब्द क्या है? भीतर। और कमरा क्या होता है हमारा? क्या होता है? संज्ञा, है ना? तो यहाँ पर तुम देख रहे हो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो शब्द आया है वही क्या कहलाता है? हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जबकि इधर देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। क्या बताए? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे ही तो हम क्रिया विशेषण कहते थे, है ना? और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण बोलते थे। यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हो रही है। तो देखिए इस सेंटेंस को ही पढ़िए। शब्द भीतर ही है, जैसे भीतर आइए। अब ये आना क्या है? आना क्या बना? यहाँ पर ये क्रिया बन गई। ठीक है, ये आना क्या है?
क्रिया है हमारी, लेकिन क्रिया के पीछे क्या हो गया, ये शब्द आ गया, एक ही शब्द देख लो, भीतर यहाँ भी है, भीतर यहाँ भी है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रिया से पहले आया है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर क्रिया विशेषण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो क्या है प्रयोग हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संबंधबोधक अव्यय। क्लियर हुआ बात। अगला सेंटेंस और देखो, जैसे शब्द लिया मैंने नीचे, तो गाड़ी के नीचे बंदर बैठा है, तो गाड़ी क्या है हमारी संज्ञा, और संज्ञा के बाद में क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन यानी कि नीचे की बात हो रही है, अंडर है ना, ठीक है। तुम नीचे आओ, अब तुम नीचे आओ, आना क्या है, एक क्रिया है, और आने की विशेषता किसने बता दी, इसी ने, नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया, इसलिए इसको गौर से पढ़ो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, गौर से पढ़ो इसको। क्या कह रहा है, संबंध बोधक अव्यय कब होगा, संबंध बोधक अव्यय कब होता है, जब इनका प्रयोग क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ या बाद में होता है, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करे, क्या करें, क्रिया की विशेषता प्रकट करे, तब क्या होगा, क्रिया विशेषण। सिंपल सी याद परिभाषा ये रखो, क्रिया विशेषण को याद करो, अपने आप ये याद हो जाएगा। जहां पर क्या है, क्रिया विशेषण आपको दिखाई देगा जो क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, और यहाँ पर क्या है, या तो संज्ञा के साथ में आएगा या संज्ञा सर्वनाम के बाद में आएगा। खत्म कहानी। चलिए वेरी गुड, समझ आ चुका होगा, नहीं आए तो रिपोर्ट करके वीडियो एक बार अच्छे से समझिए। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय के प्रकार पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर देखा जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि बोर्ड आपको प्रॉपर दिखेगी, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, आइए अब पढ़ेंगे हम संबंध बोधक अव्यय के प्रकार के बारे में, लेकिन किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे हम, प्रयोग के आधार पर अव्यय के भेद या प्रकार, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, संबंध बोधक अव्यय होता क्या है हमारा, तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा की विभक्ति, यानी विभक्ति का मतलब क्या है, कारक, ठीक है, ऐसे अव्यय जो संज्ञा की विभक्ति के बाद लगे, है ना, यानी कि कारक के बाद लगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। एग्जांपल से समझो, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे राम की अपेक्षा श्याम होशियार है, ठीक है, राम की अपेक्षा क्या है, श्याम होशियार है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कारक क्या हो गया हमारा, की अपेक्षा, तो यहाँ पर ये सब क्या हो गया हमारा, संबंध बोधक हो गया। भाई राम संज्ञा और सर्वनाम का वो आ गया ना, संज्ञा ये भी है संज्ञा ये भी है, तो रिलेशन आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, सीता राम के बिना मतलब राम संज्ञा है ना, और विदाउट, इंग्लिश में विदाउट बोलते हैं, विदाउट पार्टी में चलेगी, तो सीता राम के बिना पार्टी में चली गई, तो ये भी क्या हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, अनुबद्ध संबंध बोधक क्या होता है, तो देखिए एक मिनट दीजिए, अनुबद्ध संबंध बोधक, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे अव्यय होते हैं जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। अब ये विकृत क्या होता है, हम विकारी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जिनमें विकार होता है ना, जैसे मैंने बोला बच्चा, तो बच्चा को आप क्या विकार कर दोगे, बच्चों बोल दोगे, ठीक है, क्या बोल दोगे, बच्चों बोल दोगे या बच्चे बोल दोगे, तो ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी मैंने जैसे आपको पढ़ाया था पहले दिन, लड़कियां, उसको लड़के बोल सकते हैं या लड़कों बोल सकते हैं, तो ये विकार क्या है, विकृत रूप के बाद, यानी विकारी शब्दों के बाद आपके यूज होते हैं। इसकी एक और पहचान होती है, सिंपल सी पहचान ये भी है कि जहां पर जो है ना कारक ना लगे वहीं पर क्या है आपका न होगा, उसमें क्या लग रहा था हमारा कारक का यूज हो रहा है, इसमें कारक का यूज नहीं होता है, सिंपल सी इसकी ये भी पहचान है। तो वे अपने पुत्र, अब देखिए पुत्र शुद्ध शब्द तो यही है, पुत्र, पुत्र से क्या बना, पुत्रों, और पुत्रों के बाद क्या हो गया, पुत्रों समित वहां पहुंचा, तो ये पुत्र हो गया समित वहां पहुंचा, तो इसमें कौन सा हो गया, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय हमारा हो चुका है ये, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। तो वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा, तो देख लो विकारी है या नहीं है, विकार उत्पन्न हो गया, पुत्र होता है पुत्रों बना दिया, है ना, पुत्रों, जैसे लड़कों
मैंने लड़के वाला भी एग्जांपल लिया। जैसे गीता शब्द क्या होता है, सहेली, है ना। अब यहाँ पर दे रखा है सहेलियों, सहेलियों, है ना, या शब्द दिया बन जाएगा इसका सहेलियां। तो भाई आप देख रहे हो ना, रूप में क्या हो रहा है, विकृत रूप हो रहा है, इसका विकार उत्पन्न हो रहा है। तो गीता सहेलियों सहित खेलने गई, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये क्या हो गया हमारा अनुबंध संबंध बोधक हमारा क्या हो गया, अव्यय। ठीक है, अब समझते हैं संबंध बोधक अव्यय के भेद के आधार पर। भेद जो होते हैं, संबंध बोधक अव्यय के भेद जो हैं, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अभी हमने किसके ऊपर पढ़ा था, प्रयोग के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो भाई अर्थ के आधार पर जो है इस संबंध बोधक अव्यय के जो है वो 13 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले समझते हैं। जैसे नंबर 1 देखो, जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है कालवाचक। कालवाचक में क्या होगा, जैसे पहले, बाद में, आगे, पीछे आदि शब्द क्या है आपके दिए हुए होते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, किस में दिए होते हैं, कालवाचक में। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ के बाद वे कहाँ गए, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जांपल, जैसे यहाँ के बाद वे कहाँ गए, तो ये के बाद आ गया, इसमें देख रहे हो बाद, तो ये क्या बन गया हमारा, कालवाचक बन जाता है हमारा। ठीक है, जैसे मैंने देखा उनके यहाँ आने से पहले हमने चाय पी ली थी, तो देखो दूसरा देखो, उनके यहाँ आने से पहले हमने चाय पी ली थी। अब देखो यहाँ पर क्या पहले शब्द दिया हुआ है, तो पहले देखो इसमें आया हुआ है, तो आपको छूट से ही पता लग जाएगा ये कौन सा है, कालवाचक क्या है हमारा है। ओके, दूसरा आता है स्थानवाचक। ऐसे स्थानवाचक में क्या मिलेगा आपको, बाहर है, भीतर है, नीचे है, ऊपर आदि शब्द क्या है आपको देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे आपको, स्थानवाचक में, है ना। ये क्या करते हैं, संबंध बोधक स्थान को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, है ना। जैसे छत पर बंदर है, एग्जाम्पल लिख लें, छत पर बंदर है, या हम कह सकते हैं छत के ऊपर बंदर है। तो शब्द क्या आ गया, ऊपर, है ना। और यहाँ पर भी देखो कि पर यानी कि रिलेशन दिखा रहा है, तो स्थान की बात करी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। सादृश्यवाचक यानी कि एक जैसा दिखने में, समान, तरह, भांति, ये शब्द आपके देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे, ये आपके सादृश्यवाचक में देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे, सादृश्यवाचक में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बोला वह अपने भाइयों सहित आया है ना, वह अपने भाइयों सहित आया है। जैसे ये ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। जैसे मैंने दिया है यहाँ पर सादृश्य, समान की तरह लेते हैं। जैसे मैंने समान का एक एग्जांपल लिया यहाँ से, जैसे सादृश्य में, जैसे रवि के समान उदार कोई नहीं है ना। जैसे हरिचंद्र की तरह सच्चा कौन हो सकता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। हरिचंद्र की तरह सच्चा, या हरिश्चंद्र भी लिख सकते हैं, मैंने हरि कर दिया, हरिश्चंद्र की तरह सच्चा कौन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर शब्द आ गया तरह, तो इसमें भी क्या आ गया हमारा, तरह आ गया। इसी तरीके से सारे आप कर सकते हो। तुलनावाचक में क्या होगा, अपेक्षा, मुकाबले। जैसे तुलनावाचक का एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं कि तुलना में क्या होगी देखी जाएगी, तो मेन चीज आपकी क्या है, जैसे तुलना की जाएगी, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं राम की अपेक्षा श्याम बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे दिशावाचक में क्या है, तरफ और पार, आस पास, ये सारे शब्द आएंगे। जैसे दिशावाचक का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं, तो दिशावाचक में जैसे अपना मुंह पूर्व की तरफ कर लो, है ना। जैसे अपना मुंह पूर्व की तरफ कर लो। अब एक सेंटेंस दे दिया, उसमें पूछेगा, तो भाई इसमें क्या आ गया, तरफ शब्द आ गया, और इसमें भी क्या है हमारा, तरफ शब्द आ गया, तो हमें पता लग गया ये दिशा की बात हो रही है। वैसे भी पूर्व की तरफ कर लो। साधनवाचक, सहारे, द्वारा, जरिए, ये आदि शब्द मिलेंगे आपको। हेतुवाचक, ये, वास्तव, हेतु, ये सारे शब्द मिलेंगे। मैं आशा करता हूं अब ये आप वाक्य में देखने को मिलेगा आपको, आप उसे समझ जाओगे।
हेतुवाचक हो गया, विषयवाचक यानी भरोसे, ऊपर, बाबत, लेके, ये सब आएगा। व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेक में क्या होगा, अलगाव दिखा जाएगा। जैसे मैं राम के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तो बिना शब्द आ गया, है ना। विनय में वाचक बदले या जगह की, है ना, विनिमय वाचक आपका हो जाएगा। जैसे राम की जगह श्याम को खिला लो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका विनिमय वाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। जैसे विनिमय वाचक बता दिया, विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, ये सब आएगा। तो इसमें क्या है, विरोध दर्शाया जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन के खिलाफ कौन बोल रहा है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोहन, ये वाला, मोहन के खिलाफ कौन बोल रहा है, तो फिर भी देख लो इसमें खिलाफ शब्द आ गया, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये आपको याद है तो सब देखते क्या है आपको मिल जाएगा, और ऐसी ऑप्शन में दिया होगा। सहचरवाचक क्या होते हैं, इसमें संग, साथ, सहित, ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके, वो क्या होते हैं, आपके सहचरवाचक होते हैं। क्या होते हैं, सहचरवाचक आपके होते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी कोई भी एग्जांपल आप देख पाओगे। सहचरवाचक जैसे साथ हो गया, शब्द देखने को मिलेगा, सहित हो गया, सवित हो गया, कोई भी वाक्य में दे देगा, ये शब्द आपको दिखाई देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सहचरवाचक। संग्रहवाचक क्या होता है, जैसे जिसमें मात्र है, पर्यंतर है, भर्तक, ये सारे शब्द जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, संग्रहवाचक में। किसमें, संग्रहवाचक में। तो मैं आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कोई भी डाउट एवं सजेशन है आपका तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को नहीं समझ आया है तो दोबारा से आप पढ़िएगा। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है भाई अव्यय के बारे में, अव्यय का दूसरा प्रकार, और दूसरे अव्यय में आज हमने जाना कि संबंध बोधक अव्यय होते क्या है। किसके बारे में जाना है, संबंध बोधक अव्यय होते कौन से हैं, संबंध के बारे में हमने जाना है। तो वे शब्द होते हैं जो क्या है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। परिभाषा समझ नहीं आएगी तो इसे एक दो बार एग्जांपल देखना है। फिर हमने जाना है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या होता है। तो संबंध बोधक के रूप में हमने देख लिया, जहां पर क्या है, संज्ञा के साथ में क्या दिखाया होगा, संबंध दिखाया होगा या बाद में यूज हुआ होगा। क्रिया में क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तो वहां पर क्या होता है, हमारा क्रिया विशेषण होता है। दोनों में हमने बात कर ली थी। प्रयोग के आधार पर हमने सीख लिया, और क्या हमने उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भी हम बात कर चुके हैं। तो फिलहाल ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट एवं सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स अवश्य पढ़िएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नहीं समझ आता है तो वीडियो को एक बार डबल एक्स की स्पीड पर देखकर आप कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू।